नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। सो कौन से नियोनेट्स हैं जिनमें हमें हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ज़्यादा विजिलेंट रहना होता है? एक तो IUGR, लेट प्री टर्म्स, SGA बेबीज, दैट्स वन ग्रुप। अनदर इज LGAs एंड IDM बेबीज। तो LGAs और IDM में क्या डिफरेंस रहता है? तो LGAs और IDM में क्या डिफरेंस रहता है कि जो IDM है उनका हाइपोग्लाइसीमिया हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट के कारण होता है, जबकि LGA का मोर रिक्वायरमेंट के कारण होता है। तो अगर आप देखोगे, देखने में ये दोनों बच्चे कैसे अलग होते हैं कि जो IDM का बच्चा है ना, उसका इंसुलिन सेंसिटिव फैट डिपोजिशन होता है, तो इसलिए वो फैट डिपोजिशन फेस के एरिया में नहीं होता। तो देखने में यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन LGA बेबी एंड IDM बेबी। चीज़ होती है अर्ली एंड ट्रांजिशनल हाइपोग्लाइसीमिया। इसको कॉजेस को आप याद रख सकते हो विद हेल्प ऑफ PMR। सो पेरिनेटल एस्फिक्सिया इज द फर्स्ट पी, द सेकंड पी इज पॉलीसाइथीमिया। इन दोनों ही कंडीशंस में हाइपोग्लाइसीमिया बड़ा खतरनाक होता है। पेरेंटल एस्फिक्सिया में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो 18 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है नियोनेटल डेथ का, और पॉलीसाइथीमिया में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो इंजरी का रिस्क बहुत बढ़ा देता है। साथ में M रेफर्स टू मैटरनल बीटा ब्लॉकर्स एंड R रेफर्स टू RH आइसोइम्यूनाइजेशन। तो इन सभी केसेस में वी हैव टू बी इवन मोर विजिलेंट अबाउट द ऑफ्स नाउ। तो कट ऑफ्स हमारी प्लाज्मा ग्लूकोज के हिसाब से हैं, जो कि हमारी जो स्ट्रिप है उसकी मदद से हम कर रहे हैं। तो पहला कट ऑफ है कि अगर सिम्टोमेटिक है तो 40 का कट ऑफ है, कि सिम्टोमेटिक लेस देन 40 पे तुम्हें उसको D10 का बोलस देके GIR पे डालना है। D10 का बोलस इज बेसिकली 2 ml पर kg ऑफ D10 और फिर GIR पे डालते हैं, जो हम जानते हैं कैसे डालते हैं। अगर सिम्टोमेटिक है तो अलग अलग कट ऑफ्स हैं बाय द हिसाब ऑफ टाइम ऑफ बर्थ। तो विद इन द फर्स्ट 4 आवर्स कट ऑफ कम है, दैट इज 25, और 4 to 24 आवर्स में कट ऑफ 35 है, उसके बियॉन्ड कट ऑफ 40 चलता है। तो बेसिकली पहले 4 घंटे में बच्चे को पहले घंटे के अंदर अंदर फीड कराना होता है पहली बात। अगर लेस देन 25 आया तो तुम पहले उसको फीड करा के देखोगे। फीड कराने के बाद में भी अगर लेस देन 25 है तो तुम उसको D10 दोगे। अगर फीड कराने के बाद 25 से बढ़ गया है लेकिन अभी भी 40 से कम है, फिर से फीड कराओगे, असेस करोगे, और अगर फिर भी नहीं ठीक होता तब IV ग्लूकोज दोगे। 4 to 24 आवर्स में अगर बच्चा लेस देन 35 लेकर आया है तो देना ही है IV ग्लूकोज। 35 से 45 लेकर आया है तो फीड करा के देखना है, और अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, अगर फिर भी इतना ही रहा तो IV ग्लूकोज देना है। अच्छा, सिम्टोमेटिक पे कहा लेस देन 40 का कट ऑफ है। सिम्टम्स होते क्या है कि इन नियोनेट दैट कैन बी ट्रेमर्स, इरिटेबिलिटी, जिटरीनेस, सीजर्स, एपनिया, हाइपिश क्राई, वीक मोरोज, लिथार्जी, फ्लॉपीनेस, साइनोसिस, एपनिया, टूफिन, बेसिकली एनीथिंग, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। एक बच्चा में आया है एब्डोमिनल डिस्टेंशन लेकर, तो मैं उसको मॉटलिंग दिख रही है, जॉन्डिस दिख रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया है। क्या कॉज हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया का? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो you should keep in mind that one of the cause of hypoglycemia is hypothyroidism. A way in which you can prevent hypoglycemia is by early and frequent breastfeeding. ऐसा क्यों? एक चीज तो ये चीज़ है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसके अंदर कीटोन हाई होता है, तो ब्रेन को अपना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग विल प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसकी मदद से भी वो अच्छा ग्लूकोज अमाउंट बॉडी में रखता है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इंश्योर्ड टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ, अगर कोई IUGR, लेट प्रीटर्म, IDM बच्चा है तो साथ उसको फार्मूला फीड या कुछ और सप्लीमेंटेशन दे सकते हो, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टिल द बेस्ट थिंग टू डू। Now, how do we monitor glucose? We monitor glucose with the help of glucose strips, that is the glucose oxidase method. तो बेसिकली ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड में क्या प्रिंसिपल होती है, जो स्ट्रिप्स होती हैं, कि जितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है उसके हिसाब से करंट बनता है और वो फिर उसको वैल्यू को रीड करते हैं, लेकिन वो इतना रिलायबल नहीं होता, पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अदरवाइज तो ठीक है, इट्स रिलायबल इन यूग्लाइसीमिक स्टेट्स, पर हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया, पर्टिकुलरली हाइपोग्लाइसीमिया में the glucose oxidase method becomes unreliable. So yes, you start treatment on the basis of your strip count, but you send a sample in the gray vial, that is the fluorinated vial. So the fluorinated vial, what it does, it inhibits the glycolysis in the RBC. So basically, otherwise your RBCs are going to consume your glucose. You don't want to do that. You get falsely low values. So you inhibit that glycolysis with the help of that fluoride at the second last step. Secondly, you ensure that you send venous blood, because the capillary values and the arterial values will be different. Capillary ones will be lower, arterial ones will be higher. So you want to send venous sample only. According to that only we have created our cutoffs. You start the GIR at 6.5%. You increase GIR in steps of 2
to achieve a target glucose of at least 60. After at least euglycemia of 12 hours, you think about tapering the GIR, which you do gradually, and then you try to start feeds in the child. We know how to calculate GIR, and it's a cumbersome process. So there's a second option that you have. You can start the child with hypoglycemia on D10. Check the sugar in 30 minutes. So say you are giving 100 ml of D10. 30 minutes के बाद the child is still hypoglycemic. So now you add 25% 10 ml of dextrose. This 10 ml of 25% dextrose is going to increase your GIR effectively. So you decrease D10 by 10 ml, you put D25 10 ml. So that is going to increase your GIR by 1.5%. So this way, in steps of 1.5%, you can increase your concentration and achieve good results with less calculation. नाउ एक तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया जो आप ट्रीट कर पाए. एक हाइपोग्लाइसीमिया जिसने आपको परेशान कर रखा है, दैट्स योर persistent hypoglycemia. So persistent hypoglycemia is a blood sugar of less than 40 on a GIR of 12, or a hypoglycemia which is lasting for more than 2 weeks. So causes of this hypoglycemia is not IUGR, prematurity, diabetes or sepsis, जो कि हमारे common causes of hypoglycemia रहते हैं, but something different. So it will be the causes can be studied in 2 headings, non-ketotic and ketotic causes. तो इसलिए पहली चीज़ जो आप कराते हो अपने persistent hypoglycemia के वर्कअप में, that is the ketone bodies, the blood and the urine ketone bodies. So non-ketotic causes of hypoglycemia will be hyperinsulinism and fatty acid oxidation defect. To differentiate between the two, either you can get insulin levels and free fatty acids done, which is very nice. If you cannot get that done, you can at least get an ABG. So usually in fatty acid oxidation defects, you will find acidosis. Anyways, if you find it to be the cause to be hyperinsulinemia, it further has 2 causes, either problem at the level of beta cell or GLUT1 problem, that is glutamate dehydrogenase 1, which is overactive. So to differentiate between these two, you can do an ammonia. So ammonia will be high in GLUT1 problem. It will be necessary to know which of it is to understand the response it will have to diazoxide. Come to that in a while. Fatty acid oxidation defect, obviously fatty acid level will be high. There will be acidosis in the ABG. So the cutoff of fatty acid level is taken as 2. So that's one limb, that is the non-ketotic causes. What about the fact if you get ketone bodies positive in urine or the blood? So then you look at the lactate. So if the lactate is normal, you think about endocrine causes like hypopituitary, congenital adrenal hyperplasia. If the lactate on the other hand is high, you think about something like organic aciduria, which is an IEM, or disorder of gluconeogenesis or glycogen storage disorders. Right? So that's how you go about it. So practically what do we do in our setting, that if we get a hypoglycemia which is less than 50 or less than 40, you send critical samples at the time of hypoglycemia. In the critical samples, you will obviously send the things we read about, that is the ketone levels. The next thing was ammonia. So ammonia is not a critical sample, ammonia आप अलग से बेचते हो. Then we talked about free fatty acids and insulin, and बाकी lactate, growth hormone and cortisol. These are the 6 critical samples. So क्या क्या पढ़ा basically? पहली चीज़ insulin, free fatty acids, ketone इन दोनों के भी ऊपर, then lactate and then cortisol and growth hormone. तो then simply you can differentiate. So first limb हमने पढ़ा था जिसमें कि ketone bodies were normal. When ketone bodies are normal, that is there is, or low, that is non-ketotic causes, there were 2 possibilities. So either insulin will be high and free fatty acids low, or so insulin high, free fatty acids low is hyperinsulinism, जिसमें 2 causes आए थे. One with normal ammonia with problem with beta acid defect, that is a potassium channel problem, or some SCHAD, which is short chain L3 hydroacyl CoA dehydrogenase problem, etc. Or it can be a GLUT1, that is glutamate dehydrogenase 1 activating mutation, in which the ammonia is high. The second possibility was high free fatty acids, low insulin, with obviously non-ketotic case. So that is a fatty acid oxidation defect. It can be a medium chain acid defect, very low chain, or a short chain fatty acid oxidation defect.
So that is this limb. And then on the other side, we had causes with high ketones, in which we then looked at the lactate. If the lactate was normal, we thought about endocrine causes like pan-hypopituitarism, deficiency or adrenal insufficiency. With high lactate, we thought about organic aciduria, glycogen storage disorders, and disorders of gluconeogenesis. So, what are the cutoffs that you will consider for the first thing that you see, that is the ketones? The cutoff is 2, low and high. For free fatty acids, again you can remember 2 or you can remember less than 1.5. For insulin, the cutoff is 2.5. कुछ भी ना याद रहे, 2 की वैल्यू याद रख लेना जो इन सब का नियर कट ऑफ है. सो नाउ हमने थोड़ी देर पहले बताया था that we can differentiate between the two diazoxide responsive and diazoxide less responsive hyperinsulinemic hypoglycemia. So what is the concept behind that? So see, normally how is insulin released? That glucose goes inside the cell, it somehow undergoes, this ATP goes and inhibits the ATP sensitive potassium channel. When that potassium channel is inhibited, it depolarizes the calcium channel, calcium enters inside the cell, there is exocytosis of the insulin. So basically it was the closure of the potassium channel and the opening of the calcium channel which was releasing insulin. That is all that you need to remember. And the closing of the potassium channel was happening with the help of ATP. They are ATP sensitive. So what happens in the problems with hyperinsulinemia is either this potassium channel, which was required to be closed to cause insulin release, is closed all the time. So it's closed all the time because either there's a problem with this channel. So there's a problem with the potassium channel, or there's a SCHAD problem. So that's one side of the thing. Or there is too much ATP in the cell which is closing this potassium channel. So anyway, come inside, there will be depolarization and insulin will be released in plenty. So there's hyperinsulinism. So the second problem, why is there too much ATP? Say there's an activating mutation in glutamate dehydrogenase. This glutamate dehydrogenase will convert glutamate to alpha ketoglutarate and ammonia. This alpha ketoglutarate will go in the process and generate ATP of glycolysis and further on. And this will release equal amount of ammonia. Hence, to differentiate between the beta cell problem and the GDH problem, you can use ammonia levels which will be high in GDH problems. Another thing is response to diazoxide, for which we need to differentiate between the two. In the first cause, there is problem with the potassium channel. What diazoxide does? It opens these closed potassium channels. So if the potassium channels are only defective, it will be very difficult to open them. So in beta cell problems, there is less response to diazoxide. On the other hand, if the potassium channels are not a problem, but the too much ATP is the one which is closing these potassium channels, you can give something like a diazoxide which is coming side say and opening these channels. So a very good response to diazoxide is seen in problems with activating mutations of glutamate dehydrogenase. Okay, that's a very interesting concept. So, what is your general management of persistent hypoglycemia? Obviously, it will depend on the cause. But essentially, what you do is you maximize the GIR. You initially try something like steroid or glucagon. Then you give trial of diazoxide. That doesn't work, you give a trial of octreotide. You can even go for sirolimus. If nothing is working, you have to go for pancreatectomy. What will be the flow chart in which you'll go about doing these steps? I will do that. But so, you have a hyperinsulinemic hypoglycemia, which we said would mean that first you have done your ketones are negative, then you have done your insulin level, and you have done your fatty acid level. So, your fatty acid level is not high, there is no acidosis, so you think about hyperinsulinemic hypoglycemia, you have high insulin levels. So, you obviously start give glucose, you increase the GIR and you give glucagon. इतने से ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सो इट वॉज ट्रांजिएंट हाइपर इंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमिया एंड यू देन सेंड द चाइल्ड होम एंड यू फाइन द चाइल्ड इज फाइन. इफ देर इज नो रिस्पॉन्स टू glucagon तक का लेवल, देन यू स्टार्ट डायजोक्साइड. Once you start diazoxide, is a very good response. That means there was a glued problem. And you see, first of all, either it was that problem or it was again transient only. This thing. So you again see, you omit diazoxide, you see fasting tolerance, and then you discharge
whether on diazoxide or not. And if the dose requirement of diazoxide is less than 5, then only you give trial of diazoxide. Otherwise, you discharge the child on diazoxide. Then there's a beta cell problem. So you then study for the potassium channel genetic mutations, which is ABCC8 and KCNJ11. Now either you get a ABCC8 or KCNJ11 mutation, or you get that mutation in parents but not in the child. So then you go for a PET scan to see कि ये वाली जो problem है potassium channel की in the pancreas, obviously it's a beta cell problem, beta cells are located in the pancreas, वो कितने एरिया में, वो पूरी pancreas को involve करे हुए थोड़ा सा एरिया. So if it comes out to be a focal disease, you can do the lesionectomy. But if it comes out to be a diffuse disease, you try to control it with the help of drugs more. So you give high GIR, high calories, parenteral glucagon, you try octreotide, you try sirolimus. We'll talk about how these all work. If nothing works, then only you go for a near total pancreatectomy. And obviously when you have diabetes mellitus involved, pancreatic exocrine insufficiency involved, which you have to monitor the child for. So now how do all these drugs work? For transient hyperinsulinemic hypoglycemia, we usually start steroids and we easily give glucagon. That is because your steroids given in the dose of 5 mg per kg per day in 2 divided doses simply are increasing the effects of glucagon, increasing gluconeogenesis and decreasing the peripheral glucose utilization. Glucagon, which is 20 microgram per kg per hour subcutaneous or IV infusion, increases your glycogenolysis and gluconeogenesis, but with glucagon you have to take care of nausea, vomiting and a paradoxical insulin secretion if you give too much glucagon. As of diazoxide and octreotide, their mechanisms you can understand by understanding the release of insulin. So the release of insulin was dependent on the closure of first of all your potassium channel and your opening of calcium channel. So this closure of potassium channel is the part जिस पे diazoxide काम करता है, it opens those potassium channel, and octreotide काम करता है at the opening of that calcium level stop by closing that calcium channel. तो इस तरीके से काम करते हैं. तो diazoxide की डोज है 5 to 20 mg per kg per day, 3 divided doses orally. Octreotide is 5 to 25 microgram per kg per day, 6 to 8 hourly subcutaneous or IV infusion. With diazoxide, you have to take care of fluid retention and hypertrichosis effects and a problem of tachyphylaxis. What is sirolimus? तो sirolimus basically जो बीटा सेल है ना उसका जो पूरा वो है सिग्नलिंग पाथवे, वो mTOR का पाथवे है. इस mTOR के पाथवे को इनहिबिट करता है sirolimus. तो जो हाइपर इंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमियाज डायजोक्साइड रेजिस्टेंट होता है उनको हम सिरोलिमस का ट्रायल देते हैं. देखो यहाँ पे स्टीरॉयड और ग्लूकागॉन तो हम सब में यूज़ कर लेते हैं, फिर हम डायजोक्साइड यूज़ करते हैं, जो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ऑक्ट्रोटाइड यूज़ करते हैं, और जो नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं ना उसको उनमें यूजली सिरोलिमस यूज़ करते हैं विद और विदाउट ऑक्ट्रोटाइड. तो ये 0.5 mg पर मीटर स्क्वायर ऑफ BS से दिया जाता है. प्रॉब्लम इसकी है कि आगे जाके बीटा सेल को बिल्कुल नकारा कर सकता है. तो खैर हाइपोग्लाइसीमिया के आउटकम्स क्या होते हैं? तो अगर एक बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया के कारण सीजर भी हो गया था तो उसका न्यूरोलॉजिकल आउटकम बुरा होगा, इसके 50% चांसेस हैं. लेकिन अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया के साथ सीजर नहीं हुआ था, कोई न्यूरोलॉजिकल फीचर्स नहीं थे, तो 10% चांसेस है अराउंड कि वो एबनॉर्मल टर्न आउट करेगा. ठीक है. सो ये हमने एकलम की बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात कर ली. तो दूसरा लेम था जिसमें कि कीटोन लेवल्स तुम्हारे जो है प्रेजेंट थे, उनके अंदर हम कराते थे फिर लैक्टेट, और लैक्टेट नॉर्मल आता था जो एंडोक्राइन कॉजेस के बारे में सोचते थे. एक चीज़ डायरेक्टली भी सोच सकते हो, अगर हाइपोग्लाइसीमिया के साथ माइक्रोपीनिस आ रहा है ना तो इट इज़ हाइपोपिट्यूटरिज्म. माइक्रोपेनिस को कैसे नापोगे? तो और नापना होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द पेनिस टू द टिप ऑफ द ग्लैंड्स विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप. इफ इट इज़ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर देन दैट इज़ योर माइक्रोपीनिस. ठीक है. देन एक इंटरेस्टिंग सिंड्रोम होता है बैकविथ-वीडमैन सिंड्रोम, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया के साथ एसोसिएट. इसमें एक तो बड़ा सा मुंह होता है मैक्रोग्लॉसिया, साथ में बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कान के अंदर ट्रांसवर्स क्रीजेस मिलते हैं. इसके अलावा ऑर्गेनोमेगैलीज होती हैं और एक साइड ऑफ द बॉडी बड़ी होती है देन द अदर साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज हाइपरट्रोफी बिसाइड्स LGA. सो दैट्स बैकविथ-वीडमैन सिंड्रोम. देन अब हम दो इंटरेस्टिंग लेते हैं. तो हमारे पास एक 35 वीकर मेल इन्फेंट है
डे 18 पे आया है, तो 35 वीक और 1.6 केजी था, तो ये एक प्रॉब्लम है कि लेट प्रीटर्म भी है और एसजीए भी है। लेकिन डे 18 पे परसिस्टेंट सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया करके है, सिम्टम्स हैं सीजर्स, कोई एस्फिक्सिया नहीं है, एंटीनेटल हिस्ट्री नॉर्मल है। एग्जामिनेशन पे बस तुम्हें सीएनएस में थोड़ा लिथार्जी मिल रहा है, टोन डिक्रीज मिल रही है। So it is a non-consanguineous marriage and there is no family history of early neonatal death. एग्जामिनेशन किया तो ठीक है, प्रीटर्म आईओजीआर तो है ही, बाकी वाइटल्स नॉर्मल है, कोई डिस्मॉर्फिज्म नहीं है, कोई ऑर्गेनोगैली नहीं है। CNS वाइज ऑब्वियसली lethargic है, बट द चाइल्ड इज रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, एएफ लेवल पर है, प्यूपिल्स नॉर्मल है, एक्टिविटी डिक्रीज है, टोन डिक्रीज है, जेनाइटल्स नॉर्मल है, which is important to rule out hypopituitarism. Investigations करी तो RBS is very low, that is 12, less than 50 will be taken as hypoglycemia at this age. बाकी सब देखा जाए तो essentially नॉर्मली था, तो इसको D10 पे शुरू किया गया, एंटीबायोटिक्स दी गई, और क्योंकि रिकरेंट एपिसोड ऑफ लो शुगर्स हो रहे थे तो हमें बढ़ाना पड़ा, सेंट्रल लाइन डालनी पड़ी, हाइड्रोकॉर्ड शुरू करना पड़ा। जब इन्वेस्टिगेशन कराई तो ये रिपोर्ट्स आई, तो देखा जाए तो इंसुलिन काफी हाई था, यूरिन पर रिड्यूसिंग सब्सटेंस नेगेटिव है, यूरिन कीटोन नेगेटिव है, एबीजी में कोई एसिडोसिस नहीं है जिससे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट रूल आउट हो गया, और टीएसएच T4 कराया गया टू रूल आउट हाइपोथायरॉयडिज्म एज कॉज, ब्लड कल्चर कराया गया टू रूल आउट सेप्सिस एज कॉज, यूरिन में थोड़े बहुत यीस्ट सेल्स आ गए व्हिच कैन वेरी मच बी अ कंटामिनेंट। तो क्योंकि सीवियर आईजीआर था तो ये डिफरेंशियल वही बनता है, लेकिन इतनी लेट प्रेजेंटेशन यूजली नहीं होती और आईवी फ्लूइड्स पे कंट्रोल हो जाता है। हो सकता है कल्ट सेप्सिस हो क्योंकि सीआरपी वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, फंगस यूरिन में ग्रो कर रहा था तो वो एक कॉज हो सकता है, लेकिन वो भी एक कॉमन फीचर नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में भी सोचा हमने, लेकिन टीएसएच नॉर्मल आया। हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में सोचेंगे तो कोई फीचर्स नहीं है, बाकी जेनेटिक्स वगैरह सब नॉर्मल है। ऑर्गेनिक एसिडीमिया के बारे में सोचोगे तो कोई एसिडोसिस नहीं है, अमीनो एसिड डिसऑर्डर्स हमें इतनी लग नहीं रही थी तो हमने नहीं देखे। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट नहीं है क्योंकि इंसुलिन हाई है, तो देखा जाए तो हाइपर इंसुलिनिज्म ही है। तो अमोनिया कराया गया तो वो इतना आया और डायजोक्साइड पे कंट्रोल हो गया, तो इट इज हाइपर इंसुलिनिमिक हाइपोग्लाइसीमिया का हाइपर अमोनिमिक लेवल। ट्रीटमेंट इसका डायजोक्साइड है जिसपे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आएगा, उसके अलावा रिस्पॉन्स आएगा, उसके अलावा आगे जाके पेट स्कैन करा के सर्जरी कर सकते हो ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द पैनक्रियास